फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन ऑलवेज इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। हिंदी में बात करूँ तो सीखने का आंकलन, सीखने के लिए आंकलन और सीखने के रूप में आंकलन जो है इसको बोला जाता है। क्या है ये? अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं असेसमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 1 नंबर का आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, डिफरेंस क्या है इनमें। और अगर आपके ऊपर कोई एक एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो इन तीनों में से किसके अंडर में आता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल्स पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। तीनों को मैं एज अ डिफरेंस लेकर चल रही हूँ क्योंकि कभी भी अगर एक जैसी चीज़ें होती हैं, जो सिमिलैरिटी होती है, अगर उसे समझना हो तो डिफरेंस बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे समझने के लिए कि तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये जो क्लास ली है एज अ डिफरेंस के तौर पर ली है। होपफुली आपको पसंद आएगी। तो देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का असेसमेंट। जब हम बात करते हैं सीखने का असेसमेंट, यानी आपने जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और लर्निंग प्रोसेस आपका डन हो गया है तो वो लर्निंग प्रोसेस को आपने कितना अचीव किया, मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव थे सीखने के वो आपने कितना अचीव किया। तो ग्रेडिंग करने के लिए कह सकते हैं, ग्रेडिंग करने के लिए हम लोग ये असेसमेंट करते हैं या ये आइडेंटिफाई करने के लिए कितने ऑब्जेक्टिव हम आपने जो है अचीव किए हैं अपने लर्निंग के, या फिर क्लास में रैंकिंग करने के लिए जो है हम लोग इस असेसमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए असेसमेंट। जब सीखने के लिए असेसमेंट करते हैं तो यानी हम लास्ट में तो करेंगे नहीं, हमारा ये है बीच बीच में होता रहता है, लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में होता रहता है थोड़ा थोड़ा, कि हमारा कहीं लर्निंग प्रोसेस जो है वो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, वो लर्निंग हमारा सही प्रोसेस हो रहा है या नहीं। तो उसको पता लगाने के लिए जो है असेसमेंट किया जाता है। अब आता है असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ पर जो है जो असेसमेंट है वो एक लर्नर की खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसकी खुद की वो अचीव करने के लिए वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस तरीके का जो भी असेसमेंट करता है वो खुद से जो कर रहा है वो हमारा कहलाता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है यानी सीखने का जो हम असेसमेंट करते हैं वो ये जानने के लिए करते हैं कि स्टूडेंट कितना लर्न कर लिया है। यानी जब हमारा लर्निंग प्रोसेस पूरा हो जाता है देन हम असेस करते हैं कि बच्चे ने वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अपने जो है अचीव कितने कर लिए हैं, हम उसके बारे में जानने के लिए असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है बच्चे की प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे की लर्निंग नीड्स जानने के लिए है असेसमेंट किया जाता है। तो इसलिए कभी भी ये असेसमेंट लास्ट में नहीं होता है, जब हम थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं थोड़े टाइम बाद जो है उसे करते हैं कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा, बच्चा कितना जो है अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसकी नीड क्या है, तो उसे जानने के लिए जो है हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग जो है बच्चा अपनी कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है खुद से असेसमेंट करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यानी सीखने का जो असेसमेंट है उसमें स्टूडेंट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे नहीं है कि असेसमेंट के दौरान स्टूडेंट की नीड ही नहीं होती है, नहीं, बिल्कुल नीड होती है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। जब टीचर असेस कर रही होती है, लर्निंग उस प्रोसेस पूरा हो चुका होता है, तो जस्ट टीचर एक टेस्ट देती है, बच्चा काम करता है और असेस कौन करता है, पूरी तरीके से टीचर्स ही करते हैं असेसमेंट। अब जो है नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है इन्वॉल्व होता है असेसमेंट के दौरान, क्योंकि उसकी वहाँ नीड जाननी है, उसकी स्ट्रेंथ जाननी है, उसकी वीकनेस जाननी है, तो उसके लिए स्टूडेंट जानने के लिए स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना ज़रूरी होगा। जब तक बच्चे को खुद को नहीं पता लगेगा या आप उसकी नीड नहीं जानेंगे या वो अपनी नीड नहीं बताएगा, उसे कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो नहीं बताएगा, तब तक जो है असेसमेंट पूरा नहीं हो पाता है। असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर जैसे मैंने पहले बताया बच्चा खुद से असेस करता है, तो यहाँ पर भी बच्चा खुद से असेस करता है, अपनी लर्निंग को अपनी खुद से मॉनिटर करता है या अपनी नीड को जो जानने की कोशिश करता है उसे पूरा करने की भी बाद में कोशिश करता है। यानी पूरी तरीके से यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो खुद करता है बच्चा, या कह सकते हैं सेल्फ असेसमेंट करता है।
जब मैंने अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले डेफिनेशन बताते हुए बताया था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर लास्ट में किया जाता है, तो जनरल सी बात है कि यहाँ पर बच्चे की जो है कॉम्पिटेंसी क्षमता जो है उसे जज किया जाता है या वो देखी जाती है, क्लेरिफाई किया जाए उसमें ये क्षमता है, उसका 60% के मार्क्स आने की क्षमता है या उसमें इस क्लास के अंदर 40% जो है वो कर पाएगा। तो एक तरीके से जजमेंट भी हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद जो है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पर जो है बच्चे को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया जाता है या असेस करके डिस्क्रिप्टिव निकाला जाता है ताकि बच्चे की डिटेल में पता लगे कि कहाँ उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर उसकी जो है स्ट्रेंथ है या उसकी कहाँ पे वीकनेस आ रही है। तो डिटेल में जब हम निकालेंगे तभी उस पर काम जो है किया जाता है। और असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर जो है बच्चे को सेल्फ असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, टीचर द्वारा जो गाइड या मॉनिटर किया जा सकता है या करती है, किया जा सकता है क्या करती हैं टीचर, कि किस तरीके से आप जो है अपना असेसमेंट कर सकते हो या अपनी गलतियां जो है वो निकाल सकते हो और उसमें फिर आगे इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग के बच्चे का मोटिवेशन इंक्रीज़ हो सकता है और नहीं भी। बच्चे के नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, वो देख लेता है, खुश हो जाता है, तो वहाँ मोटिवेशन उसका और इम्प्रूव हो जाता है। कई बार नंबर नीचे आ जाते हैं, टीचर द्वारा जजमेंट हो जाती है, पेरेंट्स डांट लगा देते हैं, तो वहाँ पर जो है उसका मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पर बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स जानने के लिए असेस किया जाता है। देन उसके बाद कोशिश की जाती है, दोनों एफर्ट लगाते हैं कि ताकि जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। स्टूडेंट भी कोशिश करता है ताकि मैं लर्निंग अच्छे से कर सकूं और टीचर भी पूरी तरीके से कोशिश करता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ सके। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग जो है, यहाँ पर असेसमेंट तो बच्चा खुद ही करता है, मॉनिटर खुद करता है अपनी लर्निंग को, लेकिन टीचर द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर टीचर में क्लास में डिक्टेशन ली और डिक्टेशन लेकर जो है सभी बच्चों को खुद से कह देती है कि अपना जो है बुक निकालो, खुद से जो है फाइंड आउट करो कि तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स हैं, कहाँ मिस्टेक्स हैं, कितने सही हैं। तो क्या है, यहाँ पर टीचर जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन साथ साथ मॉनिटर भी करती रहती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, जैसे मैंने पहले भी अभी बात करी कि जज पर या ग्रेडिंग पर जो है प्रमोट करता है, फोकस करता है। तो यानी असेसमेंट बच्चा लास्ट में देता, टीचर असेसमेंट लेती है, बच्चा का असेसमेंट जब करती है तो उसके बाद उसको ग्रेडिंग दे दी जाती है कि उसने कितना अचीव कर लिया है। उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग ये कंटिन्यू प्रोसेस है। बच्चा जब तक लर्निंग प्रोसेस या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करता तो ये बीच बीच में चलता रहता है, एक लंबा टाइम का कह सकते हैं कंटिन्यू प्रोसेस है। यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग बिल्कुल ये भी कंटिन्यू प्रोसेस है। जब बच्चा भी लर्निंग कर रहा है तो वो अपना असेसमेंट करता है, फिर गलतियाँ देखता है, देन उसे इंप्रूवमेंट करता है, देन फिर असेस करता है, फिर उसमें इंप्रूवमेंट देखता है कितना हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुई है। तो एक कंटिन्यूस चलने वाले प्रोसेस है फॉर लर्निंग और एज लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मैंने इसलिए नहीं बोला है क्योंकि जो प्रोसेस हो गया देन डन हो गया तो वहाँ पे जज कर दिया जाता है, बच्चे को रैंकिंग दे दी जाती है, तो वहाँ पे वो चीज़ डन हो जाती है। इसलिए जो है कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता है ये। देन नया गोल आता है, फिर उस पर काम किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो है स्टूडेंट्स के लेवल को रिवील कर दिया जाता है कि कितना उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने पहले बोला कि जज कर दिया जाता है कि बच्चा के जो है इतने % ही मार्क्स ला सकता है या इसका लेवल जो है वो यही है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बच्चे के मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने का काम करती है। बच्चे की प्रॉब्लम जैसे ही पता लगती हैं तो टीचर उस पर काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो बच्चा जो है मोटिवेट होता है उससे, उसे लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, इंप्रूवमेंट उसमें आती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे बात करी जाए असेसमेंट एज लर्निंग में, तो यहाँ पर जो है लर्निंग जो गोल्स हैं बच्चे के उसे अचीव करने में टीचर जो है कहीं ना कहीं हेल्प करती है, गाइड करती है। चाहे बच्चा असेस खुद करता है लेकिन गाइडेंस जो है टीचर्स की पूरी तरीके से बनी रहती है। बच्चे को जज ही कर दिया जाता है पूरी तरीके से या उसके एक लेवल निकाल दिया जाता है या क्लास में एक रैंकिंग दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जो है वो बात नहीं करता है, इम्प्रूवमेंट पे फोकस नहीं करता है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है पूरा प्रोवाइड करता है बच्चे को क्या उसके लर्निंग टारगेट्स हो सकते हैं या जो जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम्स को जो है टारगेट बनाते हुए उसको दूर करने पर जो है काम किया जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो लर्निंग टारगेट जो स्टूडेंट के उसे क्लियर करने का काम करता है। और असेसमेंट एज लर्निंग जो है बच्चा खुद से अपनी लर्निंग करता है, खुद से असेस करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो है जैसे मैंने पहले ही बात करी जज का ग्रेडिंग रैंकिंग पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कि आपने लर्निंग गोल अचीव क्यों नहीं किए, जवाबदेही यहाँ पर आ जाती है। अब जो चीज़ होनी थी हो गई, इंप्रूवमेंट की बात नहीं होती, ऐसा क्यों हुआ ये इसके लिए जो यहाँ पर बात होती है। अब नेक्स्ट आते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर जो है जब भी हम बात करते हैं ऑफ लर्निंग की तो हम लोगों ने पहले भी बात करी कि ये जो है इम्प्रूवमेंट की बात करता है। तो यहाँ पर बच्चे की जो है गुड वर्क पर फोकस किया जाता है, बच्चे के वीक पॉइंट्स पर जो है फोकस किया जाता है, इम्प्रूवमेंट की जो है वो बात की जाती है। जैसे ही अभी हम ऊपर से सारा पढ़ते आ रहे हैं उसी का समझ लीजिए सार है कि
टीचर्स द्वारा जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग का असेस किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है असेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एज लर्निंग। यहाँ पर जो है स्टूडेंट अपना लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है असेसमेंट करते हैं। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़े होंगे। तो समेटिव असेसमेंट जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जांपल है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जांपल फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जैसे मैंने अभी पहले बात करी असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग का एग्जांपल है। समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट की ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, वहाँ जाके देख लीजिए कि समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। समेटिव असेसमेंट के अंदर जैसे आपके नेशनल एग्जामिनेशन हो गए या स्टेट एग्जामिनेशंस हो गए वो आते हैं। लाइक एग्जांपल आपके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपका स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो वो सारे क्या आते हैं आपके समेटिव असेसमेंट में आते हैं। हालांकि स्कूल्स भी लेते हैं आपके 8th 9th के जो हैं वो आपका स्कूल्स भी लेते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी से जो है एग्ज़ाम होते हैं। तो ये आपके समेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो है प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, या कोई क्विज़ हो सकती है। इस तरीके के एग्जांपल जो हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट जो है इसके अंदर आता है। यहाँ पर ये डिफरेंस जो है ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा, तीनों में मीनिंग उसके डिफरेंस समझ में आए होंगे। अब अगर आप 5 नंबर में अगर आपको आ जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डिफरेंस आ जाता है तो भी आप लिख सकते हैं, यानी नोट में आ जाए या डिफरेंस आ जाए, दोनों में अगर आप 5 नंबर में आ जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे। अगर आपकी कोई क्वारीज है या अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने की। अगर आप कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द उस पर काम करके आपके सामने लेकर आने की। तो होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।